हेलो बच्चों, तो आज के सेशन में हम लोग प्रमुख रूप से 9वीं कक्षा के भूगोल का जो दूसरा चैप्टर है, इसके प्रमुख रूप से हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यानी कि जो भी लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और ये जो आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इनका सॉल्यूशन करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? इन चारों चोटी में से आपको बताना है कि इसमें से कौन भारत में नहीं है। केटू ये आपका भारत में है, कामेट ये भी आपका भारत में है, माउंट एवरेस्ट ये आपका भारत में नहीं है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है बच्चों? तो माउंट एवरेस्ट ये प्रमुख रूप से आपका नेपाल में स्थित है और ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? तो नेपाल में स्थित है। नेपाल में इस चोटी को सागर माथा कहा जाता है बच्चों। ध्यान रखिएगा, कभी कभार ये भी पूछ लिया था आप लोग का 9th एग्जाम में कि सागर माथा किस चोटी का जो है आपका जो है प्रमुख रूप से साधारण नाम है या फिर आपका क्षेत्रीय नाम है। तो सागर माथा ये आपका माउंट एवरेस्ट का नाम है बच्चों, ठीक है। और नंदा देवी ये भी आपका, नंदा देवी भी भारत में है, उत्तराखंड में है, ठीक है। आगे है अगला प्रश्न, बिहार के उत्तर पश्चिमी किनारे पर हिमालय की कौन सी श्रेणी है? यानी कि जो बिहार का ये इस प्रकार से क्षेत्र है, तो इसका उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है बच्चों, तो यहाँ पर कौन सी जो हिमालय की कौन सी श्रेणी है? महान हिमालय, शिवालिक हिमालय, मध्य हिमालय, पूर्वी हिमालय। तो बिहार का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में प्रमुख रूप से शिवालिक हिमालय है बच्चों। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट हो जाएगा, ठीक है। महान हिमालय ये आपका सबसे उत्तरी हिमालय है, मध्य हिमालय बीच वाला हिमालय, ठीक है। अगला प्रश्न है, हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? यानी कि जो हिमालय का निर्माण हुआ है, किस सिद्धांत के आधार पर उसका निर्माण हुआ है, किस सिद्धांत को आधार माना गया है? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, भूमंडलीय गतिशीलता का सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो जब जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था बच्चों, जब अध्याय का कॉन्सेप्ट में पढ़ा रहा था, तो वहां पर मैंने बताया था कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, इसी की वजह से क्या हुआ है, हिमालय का या अन्य पर्वतीय क्षेत्र का निर्माण हुआ है, घाटियों का निर्माण हुआ है, पहाड़ों का निर्माण हुआ है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ग हो जाएगा बच्चों, तीसरे नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है, सैडल चोटी की ऊंचाई है, सैडल चोटी, सैडल जो चोटी है इसकी ऊंचाई कितनी है? 515 मीटर, 460 मीटर, 642 मीटर या फिर 738 मीटर। ये जो सैडल चोटी है बच्चों, ये सैडल चोटी आपका प्रमुख रूप से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, कहां पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और इसका ऊंचाई जो है, ये इसकी ऊंचाई कितनी है? तो लगभग लगभग 738 मीटर है। तो यहाँ पर घ आपका ऑप्शन जो है, घ विकल्प सही हो जाएगा बच्चों। और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, ये सैडल चोटी, ठीक है। अगला प्रश्न है और लास्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीनतम भूखंड है, सबसे प्राचीन भूखंड जो है, भूमि का जो सबसे प्राचीन टुकड़ा है, कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार, विशाल मैदान, उत्तर का पर्वतीय भाग, तटीय भाग। तो सबसे प्राचीन जो भूखंड है, भूमि का जो टुकड़ा है, वह है आपका प्रायद्वीपीय पठार। यानी कि जो दक्षिण का पठार है प्रमुख रूप से बच्चों, वही सबसे प्राचीनतम भूखंड है। जो आपका किसका क्षेत्र है, किसका भाग है? तो ये आपका भाग है गोंडवाना, किस भूमि का? गोंडवाना भूमि का भाग है, ठीक है, हिस्सा है। हो गया। तो सारे ऑब्जेक्टिव का प्रश्न का आप लोग को हल मिल गया बच्चों। आइए अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न का सॉल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, हिमालय की 3 समांतर श्रेणियों का नाम लिखें। तो आपको हिमालय की तीनों समांतर श्रेणियों का नाम लिखना है। तो इस प्रकार से लघु उत्तरीय प्रश्न प्रमुख रूप से बच्चों, ऊपर यहाँ पर आपका 4 प्रश्न है, उसके बाद यहाँ पर आपका टोटल जो है लघु उत्तरीय प्रश्न 9 तक दिया हुआ है, ठीक है। 9 आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है और आपका 3 प्रमुख रूप से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो आइए इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं कॉपी पर, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? आपका भौतिक स्वरूप एवं भौतिक स्वरूप, संरचना एवं उच्चावच, ठीक है। पहला प्रश्न है, हिमालय की 3 समांतर श्रेणियों का नाम बोला था, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? तो सबसे उत्तरी हिमालय जो है उसका नाम क्या है? महान हिमालय, या फिर इसको बोलते हैं आंतरिक हिमालय। बीच वाले को बोलते हैं लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय। और सबसे बाहरी वाले को बोलते हैं, सबसे निचला वाला जो बिहार वाला क्षेत्र में है, बिहार का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, उसको क्या बोलते हैं? शिवालिक बोलते हैं या फिर बाहरी हिमालय। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए तीनों हिमालय के नाम को, वर्गीकरण को। अगला प्रश्न है, काराकोरम के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है? आपको बताना है जो काराकोरम है, इसका जो सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है, इसका नाम क्या है बच्चों? आपको बताना है, ठीक है। तो आप लोग को मालूम होगा, जो काराकोरम है, इसके सबसे ऊंची जो पर्वत शिखर है, उसका नाम है आपका K2 गार्डन ऑस्टिन, है ना, K2 गार्डन ऑस्टिन। तो यहाँ पर आपको लिख लेंगे कि काराकोरम के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम K2 है, यानी कि गार्डविन ऑस्टिन है। इसी का नाम बच्चों गार्डविन ऑस्टिन या फिर K2 बोलिए, चल जाएगा, ठीक है।
अगला प्रश्न है आपका लघु उत्तरीय में। लघु उत्तरीय प्रश्न बच्चों काफी छोटे में आपको आंसर करनी है और बहुत छोटे छोटे प्रश्न है। कौन सा तटीय मैदान अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा है? आपको मैंने तटीय मैदान पढ़ाया था छठा वाला भाग में, छठा भाग में। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि जो आपका दो मैदान है, ये आपका पश्चिमी मैदान, ये आपका पूर्वी तटीय मैदान, तो इन दोनों में से जो ज्यादा आपका चौड़ाई किस मैदान का है? तो आप लोग को मालूम होगा बच्चों, पूर्वी तटीय मैदान की चौड़ाई ज्यादा है। इसकी चौड़ाई कितनी है बच्चों? लगभग लगभग 560 किलोमीटर से लगभग 160 किलोमीटर से लगभग 500 किलोमीटर तक, है ना? आपको बताया था। और इसकी लंबाई चौड़ाई लगभग लगभग 10 किलोमीटर है। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही हो जाएगा बच्चों? यानी आप लोग को कैसे लिखेंगे? पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा है। अगला प्रश्न है, तटीय मैदान में स्थित 3 झीलों के नाम लिखें। यानी जो तटीय मैदान है बच्चों, उसमें स्थित 3 झीलों का नाम लिखना है। पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। तो आपको मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था वहां पर बताया था। एक बताया था आपको चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। एक बताया था पुलिकट झील, जो आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। और एक आपका है प्रमुख रूप से महाराष्ट्र में बच्चों, और उसका नाम है लोनार झील। लोनार झील कहाँ पर है? महाराष्ट्र में स्थित है। तो इस प्रकार से लिख लेंगे, तटीय मैदान में स्थित 3 झीलों के नाम इस प्रकार है। लोनार झील कहाँ पर? महाराष्ट्र में। पुलिकट झील कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। चिल्का झील ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये सबको आप लोग को माइंड में ऐसे भी रखना है बच्चों। ये आप लोग को काफी फायदा करेगा आगे। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम क्या है? जो पश्चिमी घाट का जो पर्वत है उसका नाम क्या है? दूसरा नाम बताना है आपको। पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम सह्याद्री की पहाड़ियां। इसका दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री की पहाड़ियां। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका छठे नंबर का, मध्य गंगा के मैदान की 4 विशेषताएं बताएं। काफी इंपॉर्टेंट है ये, आपका मैट्रिक परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये आपका चैप्टर जो है आपका, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको 10th क्लास में भी पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पर यहीं से आप लोग को नोट डाउन करना है। और इस कॉपी को आप लोग को अपने साथ रखना है बच्चों, खोना नहीं है, किसी को देना नहीं है। ये कॉपी अपने साथ रखना है, नोट कॉपी। और आप लोग को 10th क्लास में भी इसको पलट करके देखना है, पलट करके जहां पर आप लोग को क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ उसको जरूर आप लोग वीवीआई लगा दीजिएगा। ये आपको 10th क्लास में भी काम आने वाला है। तो मध्य गंगा के मैदान का जो 4 विशेषता बता रहा है, हमको लिखना है कि गंगा के मैदान की 4 विशेषता निम्नलिखित है। पहला, ये जलोढ़ निर्मित मैदान है। किस मिट्टी से बना बना है ये मैदान? आपका जलोढ़ से। और ये काफी उपजाऊ है, यानी कि इसमें काफी फसलें उपजाई जाती है। इस मैदान की ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। यानी इस मैदान का जो ढाल है वो कहाँ से है? तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ है। और ये मैदान गहन कृषि के लिए आदर्श है। यहाँ पर प्रमुख रूप से एक वर्ष में 2 से 3 खेती की जाती है, 2 से 3 फसल की जाती है एक ही खेत में। तो गहन कृषि उसी को, गहन कृषि को किसको बोलेंगे बच्चों? जब एक एक वर्ष में एक खेत से एक से ज्यादा फसलें उपजाई जाती हो तो उसको बोलते हैं गहन कृषि। ठीक है। तो यहाँ पर आपका छठा नंबर का प्रश्न सोल्यूशन हो गया। अगला प्रश्न है, हिमालय और प्रायद्वीपीय पर्वतों के 2 प्रमुख अंतर बताएं। इन दोनों के बीच, हिमालय का जो पर्वत है और प्रायद्वीप का जो पर्वत है, इन दोनों के बीच आपको 2 अंतर बताना है। जितना आपको क्वेश्चन जैसा पूछेगा उसी के अनुसार आपको क्वेश्चन का आंसर देना है बच्चों। बहुत लोग क्या करते हैं बोर्ड परीक्षा में जाकर के एक क्वेश्चन का आंसर आप इस प्रकार से मांग रहा है 2 अंतर, तो आप लोग लिख के आ जाते हैं ज्यादा नंबर पाने के लिए 4 अंतर 5 अंतर। और वहां पर अपना अपना क्या कर देते हैं, समय को बर्बाद कर देते हैं। इस प्रकार से नंबर भी नहीं मिल पाता सही से, क्योंकि जितना आपका क्वेश्चन का मांग है, जितना डिमांड है, उसी के अनुसार आपको आंसर करना है। तो यहाँ पर 2 अंतर लिखने बोला तो 2 अंतर लिख लेंगे। किस प्रकार से पहले लिखेंगे? उत्तर में लिखेंगे, हिमालय और प्रायद्वीपीय पर्वत के 2 प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। एक तरफ लिख लेंगे हिमालय पर्वत, दूसरा तरफ लिख लेंगे प्रायद्वीपीय पर्वत। जब भी अंतर लिखने के लिए आएगा इसी प्रकार से करेंगे और बीच में एक डैश मार देंगे, लकीर मार देंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे, ये नवीनतम वलित पर्वत है। हिमालय कैसी पर्वत है? नवीनतम है, नया है। और ये कैसा है? वलित है ना? दूसरी तरफ लिखेंगे प्रायद्वीपीय पर्वत के बारे में, ये प्राचीनतम गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। दूसरी तरफ लिखेंगे, इसकी अधिकतर पर्वत श्रेणी वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है। यानी कि हिमालय की जो अधिकतर चोटी है वो क्या होती है? बर्फ से ढकी रहती है। जबकि आपका जो प्रायद्वीपीय पर्वत है, कम ऊंचाई के कारण इसकी पर्वत श्रेणी बर्फ से ढकी नहीं रहती है। इसकी ऊंचाई कैसी है? कम है प्रायद्वीपीय पर्वत की। ठीक है। तो ये आपका 7वां नंबर का प्रश्न हल हो गया। अगला प्रश्न है, खादर तथा बांगर किसे कहते हैं? काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिए, मैट्रिक परीक्षा में पूछा हुआ है। अब सोचिए, 9th क्लास का ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका 10th क्लास मैट्रिक में भी पूछा हुआ है। तो आप लोग को ये क्वेश्चन 10th क्लास का ज्योग्राफी में, भूगोल में भी पढ़ने को मिल जाएगा। जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था वहां पर भी बताया था, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और फिर से अभी भी बता रहा हूँ, अगर आप लोग नहीं मानेंगे तो क्वेश्चन उठा करके देख लीजिएगा, आप लोग को यह क्वेश्चन मिलेगा क्वेश्चन बैंक में। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट लगा दीजिए जल्दी से। खादर और बांगर
इस दोनों में अंतर लिखना है बच्चों। तो खादर आपको मैं बताया हूँ बच्चों, खादर को भी और बांगर को मैंने बताया था अच्छी तरह से, तो समझ लीजिए छोटा थोड़ा सा। खादर किसको कहेंगे कहेंगे तो खादर कहेंगे निचला भाग, जहां पर क्या होगा, बाढ़ का पानी पहुंच जाएगा और पहुंच करके वहां पर नया मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करेगा। और ये बांगर कैसी होती है, तो पुरानी मिट्टी होती है जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंचती है। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों में अंतर किस प्रकार से, गंगा, यानी कि दोनों को हम लोग परिभाषित करेंगे। खादर को सबसे पहले लिखेंगे खादर, खादर किसको कहेंगे तो गंगा के मैदान का वह निचला भाग जहां बाढ़ का जल प्रतिवर्ष पहुंचकर नई मिट्टी की परत जमा कर देता है, खादर कहलाता है। यानी कि जहां पर क्या होती है, प्रत्येक वर्ष बाढ़ का पानी पहुंचती है और नया मिट्टी का निर्माण करता है और वहां पर फसलें ज्यादा उपजाई जाती है। उसी प्रकार से हम लोग बांगर को डिफाइन करेंगे, परिभाषित करेंगे, मैदान का वह ऊंचा भाग जहां नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है, उसे क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। ये काफी कम, ये यानी कि कम उपजाऊ होते हैं, ठीक है। लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। इसके बाद हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे। अंतिम प्रश्न है, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट में अंतर बताएं। तो मैंने आपको बता दिया अंतर किस प्रकार से लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे पूर्वी घाट, दूसरी तरफ लिखेंगे पश्चिमी घाट, और उसके बाद अंतर लिखेंगे। तो सबसे पहले उत्तर में लिखेंगे बच्चों, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में अंतर निम्नलिखित है। एक तरफ लिख लेंगे हम लोग पूर्वी घाट इस प्रकार से, और एक तरफ लिखेंगे पश्चिमी घाट, और बीच में एक आपका डैश मार देंगे, लकीर मार देंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे, इसकी लंबाई 1800 किलोमीटर है, यानी कि पूर्वी घाट की जो लंबाई है टोटल कितनी किलोमीटर, इस प्रकार से ये है आपका पूर्वी घाट। इस प्रकार से बच्चों ये पूर्वी घाट है और ये आपका पश्चिमी घाट है ना। तो यहाँ पर आपका बताना है कि इसकी लंबाई 1800 किलोमीटर है, इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। जबकि पूर्वी घाट ये क्या है, अधिक कटा छटा हुआ है, ज्यादा कटा छटा हुआ है, उबड़ खाबड़ है। जबकि पश्चिमी घाट क्या है आपका, सपाट है। सॉरी बच्चों, यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये जो आपका पूर्वी घाट पश्चिमी घाट है बच्चों, ये सपाट नहीं है, पश्चिमी घाट आपका ऊबड़ खाबड़ है, और ये आपका पूर्वी घाट जो है थोड़ा कटा छटा है, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट को थोड़ा उलाट देना है, यहाँ पर पॉइंट उल्टा लिख दिए हैं, तो यहाँ पर थोड़ा होता है कभी कभार बच्चों। तो यहाँ पर इस पॉइंट को यहाँ पर बैठा देंगे और इस पॉइंट को यहाँ पर बैठा देंगे, ठीक है। अगला है, अगला पॉइंट लिखेंगे, यहाँ की नदियां उपजाऊ मैदान तथा डेल्टा का निर्माण करती है, जबकि यहाँ की नदियां ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से यह सारा चीज आपका हो गया बच्चों। चले आगे बात करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न टोटल आपका 3 प्रश्न है इसमें से, और तीनों प्रश्नों को आपको देखना है अच्छी तरह से, ठीक है। पहला प्रश्न है, उत्तर के विशाल मैदान की विशेषताओं को लिखिए। जब भी विशेषताएं लिखने के लिए बोलेगा, या फिर जब भी आपको महत्व लिखने के लिए बोलेगा, आपको पॉइंट वाइज लिखना है, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, इस प्रकार से बच्चों। ये छोटे छोटे मैं पॉइंट जो बता रहा हूँ आप लोग को ध्यान रखना है। राइटिंग, आप लोग का राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, लिखावट अच्छी होनी चाहिए, पढ़ा जाना चाहिए, नहीं तो अन्यथा आपका मार्क्स काट लेंगे बच्चों, अंक आपको ज्यादा नहीं देगा मैट्रिक परीक्षा में। अभी से तैयारी करते चलिए बच्चों अच्छी तरह से। अगर आप लोग को जो है डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना है या फिर बिहार टॉपर बनना है तो ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए पहला प्रश्न है, उत्तर के विशाल मैदान की विशेषता। तो विशेषता हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, पॉइंट वाइज लिखेंगे। तो सबसे पहले उत्तर में लिखेंगे, उत्तर के विशाल मैदान की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला विशेषता, ये विशाल मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। किस मिट्टी से बना हुआ है, जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। दूसरा विशेषता, ये अत्यधिक उपजाऊ मैदान है, यानी कि यहाँ पर गहन कृषि की जाती है। किस प्रकार की कृषि, गहन कृषि, एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उपजाई जाती है। तीसरी विशेषता क्या है, ये विश्व की सबसे घनी जनसंख्या वाला मैदान है। जो उत्तर का विशाल मैदान है बच्चों, ये सबसे अधिक घनी जनसंख्या वाला मैदान है पूरे विश्व में। जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये किस में आते हैं, उत्तर का विशाल मैदान में आते हैं। और सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ रहती है, इसी क्षेत्र में रहती है ना। अगला है आपका चौथा नंबर का विशेषता में आपको लिखना है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बच्चों कम से कम 4 से 5 पॉइंट आपको जरूर लिखना है, 4 से कम से कम 5। लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा तो 2 से 3, ठीक है, 2 से 3। लेकिन अगर दीर्घ रहेगा तो थोड़ा ज्यादा आपको लिखना है, ताकि यहाँ पर 4 से 5 अंक आपको दिए जाते हैं। चौथा विशेषता है, ये मैदान सामान्यतः समुद्र तल से 240 मीटर ऊंचा है। यानी इस मैदान की ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से, 240 मीटर। और अंतिम विशेषता, पांचवी विशेषता है, इस मैदान की ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर है। यानी कि इस मैदान की ढाल किस प्रकार से, उत्तर पश्चिम से शुरू होती है और इस प्रकार से आपका कहाँ चली जाती है, तो ये चली जाती है दक्षिण पूरब की तरफ। इस प्रकार से नदियां जाती है, पानी अपने साथ बहा के ले आती है, मिट्टी का निर्माण करती है। गंगा नदी, यमुना नदी, अन्य प्रकार की सारी नदियां जाती है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, प्रायद्वीपीय पठार को विभाजित कर किसी एक की चर्चा विस्तार से कीजिए। यानी कि सबसे पहले बोल रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार को विभाजित कीजिए और उसको बांट करके किसी एक पर चर्चा कीजिए विस्तार से। तो हम लोग पढ़े हैं जिस प्रकार से, उसी प्रकार से चर्चा कर देते हैं हम लोग। चैप्टर तो कंप्लीट पढ़ लिए हैं, जो भी बच्चे नहीं पढ़े हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और जाकर के सारा पाठ को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, रौंद दे दीजिए। यहाँ पर लिखेंगे उत्तर में,
प्रायद्वीपीय पठार को दो मुख्य भागों में बांटा गया है, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। अब इस दोनों में से जो आपको अच्छा लग रहा है उसको आप लोग को चर्चा कर देना है। तो यहाँ पर मध्य उच्च भूमि को आसानी से चर्चा कर सकते हैं। दक्कन का जो पठार है बच्चों काफी ज्यादा है, काफी विस्तृत है, इसलिए उसको चर्चा करना थोड़ा सा यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क यानी कि जो मध्य उच्च भूमि है उसी को हम लोग चर्चा कर देते हैं। ठीक है, मध्य उच्च भूमि, मध्य उच्च भूमि ये इसका जो अधिकतर भाग है कहाँ है, मालवा का पठार कहलाता है। मध्य उच्च भूमि का अधिकतर जो भाग है ये क्या कहलाता है, मालवा का पठार। कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में। ये पठारी भाग पूरब में महादेव श्रृंखला, कौन सी श्रृंखला, महादेव श्रृंखला, और उत्तर पश्चिम में अरावली, अरावली कहाँ पर है, ये आपका राजस्थान में है, और मध्य में विंध्याचल की पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। इसके पश्चिम में राजस्थान का मरुस्थल क्षेत्र है, और यहाँ बहने वाली नदियों में चंबल, सिंध, बेतवा और केन नदी हैं। ये प्रमुख नदियां हैं यहाँ पर आपका। यह भाग पश्चिम में चौड़ा और पूरब में संकीर्ण है। इसके विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का हम लोग उत्तर लिख लिए बच्चों। किस प्रकार से लिखे, हम लोगों ने कहा कि ये जो मध्य उच्च भूमि है इसको हम लोग प्रमुख रूप से मालवा का पठार कहते हैं, और इस पठारी भाग के प्रमुख रूप से उत्तर पश्चिमी भाग में क्या है, अरावली पर्वत है। उत्तर पश्चिमी भाग में अरावली की पर्वत है यहाँ पर आपका। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि इसके मध्य में क्या है बच्चों, इसके मध्य में आपका विंध्य पर्वत श्रृंखला है, विंध्य पर्वत श्रृंखला है, और इसके पश्चिमी भाग में राजस्थान का मरुस्थल है यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने इसको जान लिया। और यहाँ पर प्रमुख से नदियां कौन कौन सी है, चंबल नदी है, बेतवा नदी है, केन नदी है, और आपका सिंध नदी है। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है आपका, ये आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न है, हिमालय के पर्वत श्रृंखला की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। फिर से आया, यहाँ पर किसकी विशेषता पूछ रहा है, हिमालय के पर्वत की श्रृंखलाओं का। तो यहाँ पर आपको फिर से पॉइंट वाइज लिखना है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, इस प्रकार से बच्चों काफी अंक दिए जाते हैं इस पर। जैसे ही मास्टर देखते हैं, चेक कॉपी चेक करने वाले देखते हैं बच्चों, एग्जामिनर, तो वो क्या करते हैं, जैसे ही देखते पॉइंट वाइज तो वो सोचते हैं कि बच्चे ने काफी मेहनत से लिखा है, काफी अच्छी तरह से लिखा है, तो इसको मार्क्स जरूर देनी चाहिए, इसका अंक नहीं काटा जाना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से काफी आपको अंक दिए जाते हैं, और थोड़ा सा राइटिंग भी आप लोग को सही करना है बच्चों। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आपका है प्रश्न के आधार पर हम लोग उत्तर लिखेंगे। हिमालय पर्वत श्रृंखला की विशेषताएं निम्नलिखित है। हमेशा इस प्रकार से लिखना है बच्चों, निम्नलिखित, निम्नलिखित मतलब नीचे लिखे हुए हैं। निम्न में से होते हैं नीचे, और लिखित में से लिखा हुआ, नीचे लिखे हुए हैं। पहला विशेषता, ये नवीनतम एवं वलित पर्वत है। ये कैसा पर्वत है, नवीनतम है और वलित है। दूसरी विशेषता, ये अर्धवृत्त के रूप में फैला हुआ है। किस प्रकार से, अर्धवृत्त के, इस प्रकार से शुरू होते हैं बच्चों, इस प्रकार से अर्धवृत्त के रूप में शुरू, ऐसे। उसके बाद ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। ये कैसी है, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, माउंट एवरेस्ट इसी में आते हैं। कंचन, ये केटू, केटू इसी में आता है बच्चों। नंदा देवी पर्वत, नंगा पर्वत, ये सारे पर्वत इसी के अंतर्गत आते हैं, यानी कि हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत। चौथी विशेषता है इसकी, इसकी पर्वत श्रृंखलाएं वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है। यानी कि इसकी जो भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जो भी चोटी हैं, वो क्या होती है, पूरे वर्ष में, पूरे साल भर बर्फ से ढकी रहती है। और अगली विशेषता है, पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई क्या है, कम है। यानी कि पश्चिमी भाग की जो अपेक्षा पूर्वी भाग की जो ऊंचाई है कम है। यानी कि जो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है बच्चों, इस प्रकार से देखिए, ये आपका हिमालय वाला बना के दिखाते हैं। इस प्रकार से जो हिमालय जाती है, इस प्रकार से भारत, तो जम्मू कश्मीर यहाँ से निकलते हैं, जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में यहाँ पर ऊंचाई ज्यादा है, इस क्षेत्र में थोड़ा ज्यादा ऊंचाई है। इधर जैसे जाएंगे तो ऊंचाई कम होता जाएगा, छोटा छोटा पहाड़ मिलेगा यहाँ पर, जो छोटा छोटा पर्वत मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर मैंने पॉइंट में लिख दिया, विशेषता में लिख दिया, पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई क्या है, कम है। इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने इसका क्वेश्चन आंसर भी कर दिया दूसरा चैप्टर का। कोई भी प्रश्न हम लोगों ने नहीं छोड़ा। सारा लघु प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु प्रश्न में हम लोगों ने 9 प्रश्नों का इंपॉर्टेंट रूप से यहाँ पर अध्ययन किया, और 3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, और कौन कौन से प्रश्न आपका 10th क्लास में भी मिलने वाला है, मैंने वो भी बता दिया। और मैंने ये भी बता दिया कि कौन सा प्रश्न आपका ऑलरेडी पूछा हुआ भी है, यानी कि बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, तो अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए बच्चों, इसी को बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। अगर स्मार्ट स्टडी करेंगे तो आपका रैंक रखा हुआ है, आपसे आपका मार्क्स रखा हुआ है, आपका अंक रखा हुआ है, कोई भी छीन के नहीं ले जा पाएगा। ठीक है, अच्छी तरह से पढ़ाई करिए। अगर आप लोग चैनल में न्यू है तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप लोग को वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्त यार को शेयर कीजिए चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए बच्चों। ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाभान्वित होंगे, तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, जोश मिलेगा, और अच्छा से अच्छा मटेरियल मैं आप लोग को प्रदान करने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।